अगर ओवरऑल कहें अगर तो टिकारी को पूरे बिहार में अव्वल दर्जे पे लाना है, चूँकि टिकारी ऐतिहासिक शहर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। टिकारी नगर निकाय का गठन हुआ है 1885 ईस्वी में, बिल्डिंग बनाया गया 95 में। बस समझिए, आज़ादी के पूर्व का यह नगर निकाय है, अंग्रेज के ज़माने का बिल्डिंग बनाया गया। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो कि जो बिल्डिंग की स्थिति थी हमारे पहले वो आप सभी लोग देख रहे हैं। भूत बंगला का जो कार्यकाल है जून 17 से लेकर 19 तक, 19 तक है। यही मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरा कार्यकाल जो था वो जून 17 से लेकर 19 तक था, जब मैं उपाध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन मेरे हटने के बाद, अब हटाया क्योंकि ये भी जानना, मैंने रिजाइन किया था खुद से। कारण क्या था कि भाई सबको डिमांड था पैसे का। आज मैं खुला कैमरा सामने मैं बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो पहले स्थिति थी, जो वार्ड पार्षद हुआ करते थे उन्हें पैसा चाहिए था, आपका पोस्ट बने रहने के लिए चाहिए था और पद भी चाहिए था। कि जब आपने म्यूनसिपैलिटी के पास बोला कि वहाँ पे कूड़ा कचरा को जो उसको, लेकिन इसके बाद बीपीएन स्कूल के पास भी कूड़े का अंबार लगा दिया गया। उसके बाद फिर अब मैंने एक और उम्मीदवार से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कुजाप में डंपिंग जोन बनवाया, ठीक है, कि मेरे कार्यकाल में डंपिंग जोन वहाँ बनवाया। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं उसका सही उपयोग कर रहा था, जिस जगह पर सड़क नहीं बने हुए हैं तो उस जगह पर उसका मिट्टी जो है उसका उपयोग किया जाए। लेकिन आखिर फिर बीपीएन स्कूल की तरफ किन के रीजन में गया ये? ऑफर आया था कि आप 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, आप उपाध्यक्ष रहिए, आप पिंकी देवी को हटा दीजिए। आपको ये ऑफर आया था? ऑफर आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, ये नहीं, नाम भी नहीं पूछूंगा कि किसने कहा था, लेकिन मुझे ऑफर आया था 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 8 लाख ले लीजिए, लेकिन आप रहिए, बने रहिए उपाध्यक्ष और पिंकी देवी को आते हैं तो विकास अवरुद्ध होता है, इससे जनता का नुकसान होता है। तो आखिर क्या वजह रहा था जिसके वजह से माहौल जो है नगर पंचायत का गर्म हो गया था और कई प्रतिनिधि तो हाथापाई तक उतर गए थे? आखिर क्या वजह रहा था? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, यह पर्सनल सवाल नहीं है, सार्वजनिक सवाल है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। हमारे साथ मौजूद हैं टिकारी नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार अमित वर्मा उर्फ धन्नू जी। आपको बता दें कि ये 2017 में टिकारी नगर पंचायत से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े और इन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद ये टिकारी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे। अभी इनका चुनाव चिन्ह जो है कप प्लेट छाप है। सबसे पहले अमित वर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे कि पहली बार आपने 2017 में वार्ड पार्षद का चुनाव क्षेत्र संख्या 5 से लड़ा था, आपने जीता भी, उसके बाद आप उपाध्यक्ष भी बने, तो उसके बाद आपने किस प्रकार से टिकारी नगर पंचायत के लोगों के लिए कार्य किया था? सबसे पहले मैं भाई बता दूं कि टिकारी नगर परिषद के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार है जब टिकारी का विस्तारीकरण हुआ है। तो इसकी सौभाग्य की बात हम सभी के लिए है कि हम सभी टिकारी के निवासी हैं। और चूँकि टिकारी का जो नगर निकाय का जो गठन हुआ है वो पूरे बिहार में दूसरा स्थान रहा है, मैंने पहले भी बताया है। और उसके बावजूद ये स्थानीय नेताओं की उपेक्षा का शिकार बना रहा और इसका विस्तारीकरण नहीं हो पाया। और पहली बार विस्तारीकरण होकर आज ये नगर परिषद में तब्दील हो चुका है और मैं सभापति पद का उम्मीदवार हूँ। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया था, मेरे मन में ख्याल आया कि अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। तो चूँकि मैं शुरू से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ और सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा हूँ हमेशा से, तो जब पहली बार चुनाव लड़ने का मन बनाया तो लगा कि कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए जो मेरे से व्यक्ति के लिए काम करने योग्य हो। तो मैंने टिकारी में उस समय 13 वार्ड हुआ करते थे, मैंने वार्ड संख्या 5 को चुना जो बहलिया बीघा है। बहलिया बीघा वार्ड को मैंने इसलिए चुना कि वो टिकारी शहर का होते हुए वो काफ़ी पिछड़ा वार्ड उस समय स्थिति में था। ना तो उस वार्ड में अच्छी सड़क थी, ना तो नाली था, गली था, ना वहाँ पीने का पानी था। मतलब अगर ये कहें कि मूलभूत समस्याओं का वहाँ मतलब अंबार पड़ा हुआ था, मूलभूत सुविधा भी वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इस कारण मैंने उस वार्ड का चयन किया और चुनाव पहली बार लड़ा। और चूँकि भाई मेरा शुरू से नारा रहा है कि मुझे जाति नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत खुशी की बात है कि मैंने कभी जात की बात का नहीं किया। और जिस वार्ड से मैं चुनाव जीता हूं वहाँ हमारी जाति का कोई एक वोट भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारा वोट भी उस वार्ड में नहीं था। मैं उस वक्त वार्ड संख्या 8 का निवासी था और मैंने चुनाव लड़ा वार्ड संख्या 5 से। और चूँकि मुझे सब लोग जानते थे और उस वार्ड के लोग भी मुझे जानते थे, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली और मैं चुनाव जीता। और उसके बाद जो लोग प्रतिनिधि जीत कर आए उन्हें हम पर विश्वास था, भरोसा था
लगा कि नहीं ये व्यक्ति, चूँकि चेयरमैन का जो पोस्ट था वो आरक्षित था महिला के लिए, तो इसलिए मुझे उपाध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया, बनाया गया स्थानीय जो नेता जो जीत कराया उनके द्वारा। और जब मैं पहली बार जब उपाध्यक्ष बना तो चुनौतियाँ बहुत थी। हाँ, आप सभी समझ सकते हैं कि वैसा नगर निकाय हमें मिला जो पूरे बिहार में सबसे पिछला स्थान में था। न सफाई व्यवस्था वहाँ अच्छी थी, पूरे सड़क पर कचरा का अंबार रहता था, थाना के पास ट्रांसफार्मर, वहाँ पर कूड़े का अंबार था, पहाड़ था। एक राम गुलाम जी का गली है, वार्ड संख्या 7 में वो था, इस बार वो वार्ड 15 हो गया है। वहाँ एक सड़क है, बगल में हैप्पी किड्स बच्चों का स्कूल है। उस गली में इतना कूड़ा भरा हुआ था कि उसके कहीं कूड़े का पहाड़ था, कोई बगल से कोई आदमी क्रॉस भी नहीं कर सकता था। बगल में बच्चों का स्कूल था और इतना बदबू होता था, बावजूद उसके कोई नगर निकाय को और नगर पंचायत को कोई ध्यान नहीं था। ऐसी स्थिति पूरे शहर में थी। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जब मैं पहली बार जब उपाध्यक्ष बना तो जो नगर निकाय का मुख्य काम है वो सफाई है, ठीक है। और उस सफाई के लिए स्थिति क्या थी हमारी नगर पंचायत टिकारी में कि नगर पंचायत कार्यालय जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है शहर के सरकार का, बिल्कुल, तो उसके ठीक सामने पूरे सड़क पे कूड़े का अंबार था। क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के निवासी हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो पूरे क्षेत्र जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसके सामने वाले सड़क पे पूरा कूड़े का अंबार भरा हुआ था। मतलब आप कहें कि म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग के ठीक सामने से लेकर एकदम मतलब पोस्ट ऑफिस से आगे तक वहाँ कूड़ा का अंबार लगा, पूरा कूड़ा का अंबार था। बहुत सारी चुनौतियाँ थी उस समय। सबसे पहले चुनौती तो मुझे ये मिला कि अगर हमारे शहर को बेहतर सफाई में बेहतर कैसे किया जाए। इसके तरीके और बहुत सारे हैं। मतलब जब नाला भरता था, टिकारी का जो हृदय स्थली है हमारा है महावीर स्थान, वहाँ पे कूड़ा भरा हुआ रहता था। सब्जी मार्केट में लोग जाने से मतलब कैसे जाते थे वो मैंने देखा है, चलना मुश्किल था, कीचड़ वगैरह बहुत था। तो चुनौती बहुत सारी थी। हमने क्या किया कि चूँकि मेरे पास जो संसाधन थे, मेरे पास बहुत कमी थी। उस समय ट्रैक्टर था जो सड़ रहा था, ऑटो टेम्पो था जो सड़ रहा था, पैसे का अभाव था। तो हम लोगों ने पहला प्रयास किया कि जितने भी हमारे गाड़ी वहाँ खड़ी थी जो सड़ने कगार पे थी, उस सभी को निकाल के मरम्मत करवाया। महज चंद रुपये खर्च हुए उसमें, मतलब 1000, 2000 के 5000 रुपये। जो लाखों का जो संपत्ति सड़ रहा था, उस आप पहले देखे होंगे कि लाखों के का वाहन खुले आसमान में सड़ने को मजबूर। ये न्यूज़ में भी आया था, ठीक है। उसके लिए मैंने वो सारी गाड़ी का मरम्मत करवाया और एक साथ कई बार, लगभग प्रत्येक हफ्ता में 2 बार हम मीटिंग करते थे सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर, ठीक है। वो अपना कंसेप्ट था मेरा कि भाई मैं कहता था कि ये शहर आपका भी है, शहर हमारा भी है। तो अगर आप जितना हमारी जिम्मेवारी हमारी बनती है, ऐसा नहीं कि मैं अगर वाइस चेयरमैन बन गया हूँ, चेयरमैन बन गया हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा है और आपका जिम्मेवारी कम है। लेकिन जितना हक की जिम्मेवारी आपकी बनती है उतना ही हमारी भी है, क्योंकि आप भी शहर के निवासी हो, मैं भी शहर के निवासी हूँ। मैंने ये बुश करना शुरू किया अपने सफाई कर्मियों को। उन्हें कहा कि भाई अपने शहर को अपना घर समझ के इसे सफाई करना शुरू कीजिए। उसका असर क्या पड़ा मैं बता दूं आपको कि जो व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा काम करके अपने घर भाग जाता था, वो व्यक्ति खासकर उस मतलब बूस्ट करने के कारण, इम्प्रूव करने के कारण, उनकी मानसिकता को बदलने के कारण वो टाइम से मतलब मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया और शहर की सूरत बदल गई। आप देखे होंगे उस समय कि मतलब कहिए कि लगभग सैकड़ों गाड़ी टिकारी से कूड़ा निकाल कर हटाया गया। उसके अतिरिक्त आप बता दें आपको कि आपको एक चीज़ याद होगा कि म्यूनसिपैलिटी के ठीक बगल में एक तालाब है, हाँ बिल्कुल। वहाँ उसका न्यूज़ भी आया था कि तालाब बना पशुओं का तबेला, और याद है? बहुत गंदा भी है, एकदम स्मेल वगैरह भी आते रहता था। हाँ याद है। उसका न्यूज़ भी आया था कि तालाब बना पशुओं का तबेला। तो हमने क्या किया था कि चूँकि देखिए आपके घर में टंकी होगा, उसमें बहुत सारे लोग जो हमारे विपक्षी लोग थे वो लोग भी बहुत सारे मतलब सवाल उठाए थे। तो हमने क्या किया उस समय कि चूँकि टंकी आपके यहाँ घर में भी है, हमारे घर में टंकी, जब वो टंकी हम लोग भरते हैं, जब ओवरफ्लो होता है तो वो पानी निश्चित रूप से वो बहता है। तो हमने क्या किया, चूँकि हमारे यहाँ भी टंकी था, म्यूनसिपैलिटी में जो टंकी बना हुआ है जिस पानी सप्लाई के लिए, वहाँ भी टंकी है। तो पहले भी वो पानी जब भी पानी भरा जाता था तो ऊपर से पानी जो ओवरफ्लो होता था वो पानी नाली में यूँ ही बह जाता था। हमने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा मानसिकता बदला, कोई खर्च नहीं इसमें हुआ। खराब पाइप रखा हुआ था म्यूनसिपैलिटी में, ऑफिस में रखा हुआ था, उसको लिया और ओवरफ्लो पाइप को जोड़ के और तालाब में गिरा दिया। तो वो जो पानी जो ओवरफ्लो हो रहा था वो तालाब में आना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, जन संरक्षण का काम भी हुआ। तीसरा चीज़ क्या था कि वहाँ मतलब चुनौती बहुत थी कि मैं क्या बताऊँ आपको याद होगा कि वहाँ सप्लाई के लिए मात्र 1 बोरिंग था। टिकारी में 3 बोरिंग और थे,
उसके अतिरिक्त एक पीएचडी का बोरिंग था आपका म्यूनसिपैलिटी में, एक बोरिंग था यहाँ पे बिल्ला टोली में, उसे पीएचडी विभाग के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। जो पहले थे हमारे भाई, जो भी पदाधिकारी थे और जो भी प्रतिनिधि थे, वो सभी लोगों ने उन्हें मिलकर उसे मृत घोषित कर दिया कि ये बोरिंग जो है वो डेड हो गया। जब हम उसमें बैठे, बोले कि सर उस बोरिंग की क्या स्थिति है, रिकॉर्ड निकाला तो बोले कि ये तो बोरिंग डेड है। हम बोले कि हम उसको चाहते हैं कि हम उसको ट्राई करें खुद से और देखते हैं कि शायद चालू हो जाए। तो बोले छोड़िए ना चेयरमैन साहब, काले से मेहनत कर रहे हैं। तो उनकी बात को दरकिनार करके हम क्या किए कि स्टाफ को, लेबर को उठाए, सफाई कर्मी को खुद से चनपुली लगा के मोटर को उसको निकाल दिए। ठीक है, मोटर निकलवा के उसको मरम्मत करवा दी। अब बोरिंग में डाल दिए मोटर खुद से, सफाई कर्मी के मिल के साथ। ठीक है, और जब चालू किया तो वो मोटर चालू हो गया, बोरिंग भी चालू हो गया। जो सैकड़ों वर्ष से, मतलब कई 100 वर्ष से ज़्यादा, मतलब 50 वर्ष बोरिंग बंद था, उसे मतलब महज चंद रुपये खर्च करके, कुछ नहीं, मैंने शारीरिक श्रम किया और सफाई कर्मियों कार्यालय के लगे, उसका जो भुगतान 300-400 जो भी वो भुगतान वो किया, क्योंकि पहले से वहाँ तो कर्मी थे ही, सिर्फ उसका इस्तेमाल मैंने किया और वो बोरिंग चालू हो गया। उस बोरिंग जब चालू होने के बाद क्या हुआ, उसका कनेक्शन करवाना था, कनेक्शन करवाया, फिर सप्लाई उसे शुरू हुआ। तो जब बोरिंग चालू हुआ तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा गंदगी था, तो उसका गंदा पानी भी उसमें तालाब में डलवा दिया ताकि मेरा पानी वो वेस्ट ना हो, तालाब में पानी चला जाए और संरक्षित जल संरक्षण का भी काम इससे हो। ऐसे बहुत सारे चुनौतियाँ हमारे सामने रही हैं। उसी में मैं आपको बता दूं कि एक बार आपको याद होगा कि राज स्कूल के पास पाइप फटा हुआ था, याद है? हाँ, मेन पाइप, मेन पुल के पास, याद है? मेन पाइप, हाँ याद है, वो आपको बताते। तो क्या हुआ उस समय कि मिस्त्री से जब बात किया गया तो बोला कि इसमें 20,000 रुपये खर्च आएंगे मरम्मत करने में। तो हमने कहा कि चूँकि भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वो पैसा वहाँ का है, वो पैसा आपका है, हमारा वो पैसा है। क्योंकि हमें अगर वो घर का मालिक बनाया गया तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम कितने ईमानदारी से उस राशि का सेवा करते हैं और सुरक्षित रखें और कितना उस पर हम खरा उतरते हैं। तो मुझे जब बनाया गया तो जब मैं देखा वहाँ की, चलिए मैं खुद विजिट करता हूँ। तो वहाँ अंजनी बाबू के साथ जो कनिया बहनता है, तो मैंने विजिट किया। बोला कि सर इसको हम 30 रुपये 40 रुपये खर्च होगा, हम इसको बना देंगे। बोले कि कैसे बना दीजिएगा, मिस्त्री बोल रहे हैं। हम कहीं चलिए, अपना अपना सोच है। तो जो पुराना पाइप कबाड़ा रखा हुआ था म्यूनसिपैलिटी में, उसे उठाया और 2 ग्राइंडर ब्लेड मंगाया, ग्राइंडर मशीन किसी से मांग कर लाया, मिस्त्री बोला काट के उसको सेट करा के और चालू कर दिया। आज वो बोलिंग देख लीजिए चालू है। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं कितना गन। मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है, आपने स्वच्छता की बात की कि आपने समझिए कि वाकई टिकारी में आपने क्रांति लाया कि जब कूड़ा कचरा को उठाव के बाद कहीं फेंकने का कोई जगह नहीं मिल पाता था, तो आपने म्यूनसिपैलिटी के पास ही फेंकने को उचित समझा और उस जगह पे आपने फेंकना शुरू। मेरा नहीं, पहले से फेंका हुआ था वहाँ, पहले से फेंका हुआ था। हाँ, इसके बाद आप कहाँ उस चीज़ को फेंकवाने लगे? अच्छा सवाल आपने किया। उस समय डंपिंग जोन के लिए हम लोगों ने डिमांड किया था। ठीक है, डंपिंग जोन हम लोग को मिला भी था, लेकिन उसके पहले ये अच्छी बड़ा चुनौती था कि अगर ये कुछ कचरा जाएगा कहाँ जाएगा। तो इस शहर के इर्द गिर्द क्षेत्र में बहुत सारे कॉलोनी और बहुत सारे क्षेत्र डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे सड़कें निर्माण कराए जा रहे थे। तो वहाँ पर लोगों से मिलाकर बात करके कि भाई अगर ये कचरा हम यहाँ पर डाल दें, क्योंकि सब मिट्टी हो चुका था, वहाँ खड़ा बहुत सा मिट्टी हो चुका था, तो यहाँ पर डाल दें तो आपका सड़क का जो काम वो भी हो जाएगा और मेरा जो समस्या है कचरा वो भी दूर हो जाता। वही हम लोगों ने काम किया था। हाँ, एक और प्रश्न कि जब आपने म्यूनसिपैलिटी के पास बोला कि वहाँ पे कूड़ा कचरा को जो उसको लेकिन इसके बाद बीपीएन स्कूल के पास भी कूड़े का अंबार लगा दिया गया। उसके बाद फिर अब मैंने एक और उम्मीदवार से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कुजाप में डंपिंग जोन बनवाया, ठीक है, कि मेरे कार्यकाल में डंपिंग जोन वहाँ बनवाया। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं उसका सही उपयोग कर रहा था, जिस जगह पर सड़क नहीं बने हुए हैं तो उस जगह पर उसका मिट्टी जो है उसका उपयोग किया जाए। लेकिन आखिर फिर बीपीएन स्कूल की तरफ किनके रीजन में गया ये? बता रहा हूँ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरा का जो कार्यकाल है जून 17 से लेकर 19 तक। 19 तक है, यही मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरा कार्यकाल जो था वो जून 17 से लेकर 19 तक था, जब मैं उपाध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन मेरे हटने के बाद, अब हटाया क्योंकि ये भी जानना, मैंने रिजाइन किया था खुद से। कारण क्या था कि भाई सबको डिमांड था पैसे का। आज मैं खुला कैमरा सामने मैं बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो पहले स्थिति थी, जो वार्ड पार्षद हुआ करते थे उन्हें
पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए था, आपका पोस्ट बने रहने के पैसा लिए। चाहिए था और पद भी चाहिए था। उपाध्यक्ष अगर हैं तो अध्यक्ष बनाइए, अध्यक्ष नहीं, सबसे पहले कि भाई आप अगर उपाध्यक्ष तो आपको पैसा चाहिए हमको, फिर पैसा चाहिए। तो भाई पैसा तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरे कार्यकाल में जितने लोग आवास का लाभ मिला, कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि किसी से मैंने 1 रुपये का डिमांड किया। और जो मेरे हटने के बाद जितने लोग आवास का लाभ मिला तो छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल क्या हुआ, सो कितना पैसा लगा। वही तो है। तो आप मेरा का जो कार्यकाल था वो था 17 जून से लेकर 19 तक। तो मेरे कार्यकाल में जो मैंने बताया वो हुआ है। और मेरे हटने के बाद इतनी मतलब लापरवाही बरती गई कार्यालय द्वारा। आप जिस विभिन्न के पास कर रहे हैं आप, वो रकबा है, वो जल स्रोत है। हाँ, बिल्कुल। और जल संग्रह का जरूरत जगह, हाँ जगह है वो। तो वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ पे पुलिया का भी निर्माण है, वहाँ पुलिया ही बना हुआ है, ठीक है। उस पे कूड़ा कचरा हाँ, वहाँ कूड़ा पर भर दिया गया ये किनके रीजन में हुआ? मेरे हटने के बाद। अब मैं किसी का नाम क्यों लूँ? नाम नहीं है, वाकई मेरे हटने के बाद, जब मैं हटा वहाँ से, जब मुझे हटाया गया तो मजबूरन मुझे रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। जब मैं हटा उसके बाद टिकारी की स्थिति आज भी आप देख सकते हैं। आप मेरे कार्यकाल का मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, मेरे पास फ़ोटो है फ़ोटो थाना के पास का फ़ोटो देख लीजिए आप मेरा। खची रोड का फ़ोटो देख लीजिए, बिक्की अंडा दुकान के पास जो कूड़े का अंबार था उसको मैंने हटवाया। म्यूनसिपलिटी कार्यालय सामने ठीक पूरा सड़क पे कूड़े का अंबार था, उससे साफ करवाया गया। राम गुलाम जी गली में कूड़े का अंबार था, उसे साफ करवाया गया। लेकिन मेरे टाइम का जो फोटो आज आप देख सकते हैं कैसा था। आप फिर आज देखिए, वही स्थिति थाना के पास फिर हो गया। आज भी वही कूड़ा वहाँ भरा हुआ है उसी तरह से। जबकि मैं आपको बता दूँ, शहर का जो मुख्य कार्य है खासकर नगर निकाय का, वो है सफाई और स्वच्छता, जैसा कि आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि टिकारी में जिस समय मैं उपाध्यक्ष हुआ करता था, उस समय लगभग पूरे 13 वार्ड की सफाई का खर्च था 2.5 लाख रुपये महीना। 2.5 लाख रुपये, अब 18 लाख हो गए। अभी 18 लाख रुपये हो चुके हैं महीना, लगभग 18 लाख रुपये। और सफाई आपके सामने है भाई, उससे भी बदतर, सब विदित है। नो डाउट। वो समय था कि इस शहर में एक सफाई के प्रति क्रांति था। पूरे शहर में 2 टाइम झाड़ू लगता था 5 झुकाव करके। और अगर ये कहें कि मुझे लोग गलत भी मानते हैं, इस कारण से है कि मैं उस समय सफाई के प्रति इतना एक्टिव था कि जब रात में मैं खुद विजिट करता था। मैं घर से निकल, अगर मैं ऑफिस टाइम में हूँ तो बाइक उठाया और चला गया सर विजिट करने कि कौन कर्मचारी काम कर रहा है, सफाई कर्मी कोई नहीं कर रहा है। तो सभी लोग के पास डर था कि भाई कभी भी चेयरमैन साहब आके जांच कर सकते हैं, तो वो डरता था, वो काम करता था। उस समय क्या था कि शाम में भी हम विजिट, रात में भी हम विजिट करते थे शहर का, खासकर मुख्य सड़क जरूर घूमते थे हम। तो देखते क्या थे, बहुत लोग आज भी वैसे हैं, सड़क पर छत के ऊपर से फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब समझिए कि सड़क नहीं कूड़ेदान है, ये समझते थे लोग। तो बहुत लोगों को मैंने समझाया भी। हम कभी कभी गुस्ताखी भी किए हैं। मैं भाई ये कैमरा सामने बोल रहा हूँ, कोई जब समझाया कि भैया आप कूड़ा नीचे मत फेंकिए सड़क पर, ये सड़क आपका है, हमारा है, शहर हमारा है, आपका है। आपको डस्टबिन दिया गया है, कूड़ा आप डस्टबिन में रखें और उसके बाद उसे आप गाड़ी को दे दें। चूँकि मैंने व्यवस्था किया था उस समय कि आप विजिल बजा कूड़ा मांगने वाला था प्रत्येक विजिल मार के कूड़ा, हाँ सिटी बजा कूड़ा मांगता था। वो सब सिस्टम खत्म हो गया। तो मैंने कहा भाई आप कूड़ा रखिए डस्टबिन में, 2 कूड़ादान दिया गया था, ब्लू और हरा डस्टबिन, गीला कचरा और सूखा कचरा करिए आप लाइए और दे दीजिए ठेला वाला को। लेकिन करते क्या तो सड़क फेंकते थे। जब मैंने 2 बार 3 बार जब मना किया, जब देखे कुछ लोगों ने, बाकी लोग मान गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, 2-3-4 लोग ऐसे थे जो हमारी बात को इग्नोर करते थे, हमेशा रोज़ कूड़ा फेंकते थे। हम पता है क्या करते थे सो कैमरा सामने बोल रहा हूँ, मैं उसी तरह से पॉलिथीन उठाता था ऐसे और घुमा के कोठा फेंकता था छत पर उनका, भले ही रात में हमको जाकर नहाना पड़े। पहली बार कोई प्रतिनिधि ऐसा करता, बिल्कुल बिल्कुल पहली बार कोई मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि झूठा था वो जो फेंक रहे छत से वो झूठा है, कचरा है। लेकिन मैं रात में जब घूमता था, मना किया तो वो जब नहीं माने, 2-3 बार देख लिया कि उनको मना किया नहीं माने, तो वैसे ही पॉलिथीन का कूड़ा उठाया और घुमा के उनके छत पे फेंक दिया। मैंने कई बार ऐसा कुछ लोगों का किया है। भाई ये बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये शहर आपका तो शहर हमारा भी है। जितना प्रेम आपको इस शहर से प्रेम हमारा भी है, हमें भी है। बिल्कुल। और एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको दुगना होना। प्रतिनिधि के पहले मैं यहाँ का आम नागरिक, जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी मातृभूमि, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का सफाई करूँ और हिफाजत से रखूँ। दूसरा प्रश्न मेरा बहुत ज़्यादा लोगों से ये सुनने को भी मिला कि आखिर टिकारी नगर पंचायत में जब आप उपाध्यक्ष थे और पिंकी देवी अध्यक्षा रही थी, उस वक्त सार्वजनिक शौचालय नहीं कहीं बनाया गया। दूसरी बात, आपने एक सार्वजनिक शौचालय जो स्वचालित शौचालय भी आपने मंगवाया,
उसका क्या प्रयोग है, जनता को ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये सवाल किए जा रहे हैं कि मंगाया पैसा बर्बाद हो गया, मंगाया पैसा बर्बाद हो गया। आप उसके बारे में बताइए। पूरी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन आप पहले जान लीजिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्री बोलूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्री बोलूँगा। मेरे कार्यकाल में टिकारी में 16 जगह शौचालय का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन बनाया एक भी जगह नहीं। राजकुल बनाया गया, एक जगह सिर्फ वो वार्ड नंबर वहाँ पे राजकुल के पास हमारा ही बस पारित किया हुआ है। हुआ क्या, आप सुन लीजिए। जब हम लोगों ने शौचालय पारित करवाया, क्योंकि सरकारी काम इतने आसान नहीं है कि तुरंत वो काम होता है। उसके लिए फंडिंग व्यवस्था करनी पड़ती है, जगह का चयन करना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, स्थानीय लोगों का जो विरोध है उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे काम कारण है। तो हम लोगों ने उस समय 13 वार्ड में 13 शौचालय का निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, और 3 अतिरिक्त। आप तो इतना बोल रहे, मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत कार्यालय में भी शौचालय नहीं है, अमूत्रालय नहीं है। आपका जो डस्टबिन भी जो है वो भी नगर पंचायत में अगर देखा जाए तो वो शौचालय करने के बाद धोने के काम आ रहा है। हाँ सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि नगर पंचायत कार्यालय भी शौचालय नहीं है, ठीक है। तो उस समय 13 और 3 16 शौचालय पारित किए गए, सार्वजनिक शौचालय, ठीक है। चूँकि फंडिंग का भी उसमें प्रॉब्लम था, तो उस समय जब पास किए गए तो उसके बाद लगभग 2-3 महीना बाद, 4 महीना बाद लगा दिया गया, सब सेटिंग करके कि हटाओ इसको, ये करो वो करो, ठीक है। तो एक शौचालय वहाँ बना, ठीक है। बाकी चला गया गदल खाते में, क्योंकि जो फंड था वहाँ, जो पैसा था, जो भी भाई आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्हें सबसे पहला ज़रूरी था कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, कि चूँकि वो इन्वेस्टर हैं, नॉट ए पॉलिटिशियन, क्योंकि एक पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करता है। एक राजनीतिक व्यक्ति को चाहिए कि अपने समाज के हर एक व्यक्ति का ख्याल रखे और अपना लाभ को ताखा पर रख दे, ठीक है। मैं आपको एक बोलना चाहूँगा इस कैमरे के सामने कि सही प्रतिनिधि वही है जिसको अपने घर में ना पत्नी से भी नहीं पटता है। बिल्कुल। और खास करके पता है क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने वो झेला है, इसलिए सब नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई मुझे हिचक नहीं है। आपके पास पैसा हो अथवा ना हो, घर में खाने का हो अथवा ना हो, लेकिन जिस वार्ड से आप निर्वाचित हैं, वो उस वार्ड के गरीब लोग आपके पास आते हैं, तो वो सोच के आते हैं कि अगर हम जा रहे हैं नेताजी के पास तो हमको कुछ ना कुछ मेरा इलाज हो जाएगा, कुछ मुझे राशन मिल, कुछ उम्मीद से लोग प्रतिनिधि आते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मेरे पास पैसा नहीं रहा, कि लोग आए मेरे पास कि भाई देखा ना धनबाबू से हमारा बेटा का तबीयत खराब है, इलाज कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब बहुत सारी। तो उस समय जो चुनौती थी हमारे सामने, जब जाता था घर पे, पत्नी से बोलता था कि भाई सुन 500 रुपये देना, तो पैसा ना है हमारे पास। ये भी मैंने झेला है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और मैंने कोई घोटाला नहीं किया है कि मैंने सफाई में रुपया कमा लिया, शौचालय पैसा कमा लिया, आवास से पैसा कमा लिया, तो वो भी मैंने झेला है। किसी तरह से भाई मना के 500 रुपये लेके उसका इलाज करवाया है मैंने। तो एक प्रतिनिधि को का ये दर्द है, मैं आपको सामने ये बयां कर रहा हूँ, और सही प्रतिनिधि वही होगा। मैं आपको बता दूँ, मुझे जीते हुए 5 साल हुए, तो 5 साल में ना मैंने कभी वैष्णो देवी गया, ना कभी अमरनाथ गया, क्योंकि मेरे लिए वैष्णो देवी अमरनाथ मेरा वार्ड है। मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे वार्ड में आप जाते होंगे, गए भी हैं 2 बार गए भी होंगे, तो आप देखे होंगे कि हमारे वार्ड के लोग मुझे कितना मानते हैं। हाँ, मैंने ये देखा। ये आप देखे होंगे। बिल्कुल देखा। मैं इतना कहूँगा कि हमारे वार्ड का जो बच्चा जो भी गोद में है, ठीक है, जो सिर्फ अपने मुश्किल से मम्मी या पापा बोलता है ना, वो भी जानता है कि धन्नू पापा, धन्नू चचा हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये उपलब्धि है। चुनाव हारना जीतना वो एक सिक्के का 2 पहलू है, लेकिन ये उपलब्धि हासिल करना कि अगर हम जाएं तो बच्चा पहचाने कि धन्नू भैया है, धन्नू चचा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। आपसे एक सवाल करूंगा, उसके बाद आपका एजेंडा जानने का प्रयास करूंगा। आखिरी सवाल व्यक्तिगत ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद से आपने रिज़ाइन किया था, उसके बाद नगर पंचायत का माहौल जो है काफ़ी गहमा-गहमी हो गया था। आखिर क्या वो घटनाक्रम हुआ था, जनता ये जानना चाहेगी कि अगर, क्योंकि विकास देखिए अवरुद्ध होता है, अगर एक प्रतिनिधि हट जाते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं अपनी इच्छा से, और दूसरे प्रतिनिधि आते हैं, कौन सा टर्म कंडीशन पे आते हैं वो जाने, लेकिन जब आते हैं तो विकास अवरुद्ध होता है, इससे जनता का नुकसान होता है। तो आखिर क्या वजह रहा था जिसके वजह से माहौल जो है नगर पंचायत का गर्म हो गया था, और कई प्रतिनिधि तो हाथापाई तक उतर गए थे? आखिर क्या वजह रहा था? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यह पर्सनल सवाल नहीं है, सार्वजनिक सवाल है। आपने जो कहा कि पर्सनल सवाल कहेंगे, ये सार्वजनिक सवाल है। एक अच्छे प्रतिनिधि को चाहिए कि अगर उसे काम करने का क्षमता उसके अंदर नहीं है,
या अगर उसे काम करना नहीं दिया जा रहा है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बने रहते, ठीक है, हमारे पास ऑफर आया था कि आप 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, आप उपाध्यक्ष रहिए, आप पिंकी देवी को हटा दीजिए। आपको ये ऑफर आया था? ऑफर आया था, मैं नाम नहीं ये लूँगा, नहीं, नाम भी नहीं पूछूंगा कि किसने कहा था, लेकिन हाँ, मुझे ऑफर आया था 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 8 लाख ले लीजिए, लेकिन आप रहिए, बने रहिए उपाध्यक्ष और पिंकी देवी को हटा दीजिए। मैंने सोचा कि टिकारी के भलाई के लिए मैंने उसमें कई पार्षद को मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, वो भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट में देखा था, भुवन मोहनी जी को आपने रिक्वेस्ट किया था, प्रिय भाभी जी कुछ करके आपने, टिकारी को बचा लीजिए, हाँ। ठीक है, लेकिन वो उन लोगों के पास तो वो भाई अब नाम तो ले रहे, तो मैं क्या बताऊँ, कोई मतलब कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब कि एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, बाप पड़ा ना भैया थोड़ा रुपया, बस वो सुन लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं कहूँगा। तो मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई सर टिकारी को बचा लीजिए, क्योंकि टिकारी अब बचने वाला नहीं है जो स्थिति में हो जाए। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि ताकि टिकारी का भला हो सके, 1 साल और कम से कम और चला सके। बोले क्या कि चलिए भाई मेरे हिसाब से चलेगा। ये भला किस चीज़ से, कैसे ये भला हो सकता है? आप जब एक ईमानदार, नेक दिल और सच्चे प्रतिनिधि अगर इस्तीफा देते हैं और अध्यक्ष पद पर किसी को रखने के लिए, तो आखिर वजह क्या रहा? बताते हैं, चूँकि मैं उपाध्यक्ष था, लेकिन जितने भी कार्य होते हैं आप करते थे। नगरपालिका अधिनियम का अधिनियम मैं करता खुद था, मैं करता था, लेकिन हस्ताक्षर चेयरमैन का चलता है, ठीक है। तो अगर चेयरमैन अगर मेरे मन से नहीं चलते, क्योंकि मैंने ही उन्हें बनवाया था, अगर मेरे मन से नहीं चलेंगे और सही तरीके ईमानदारी तरीके से नहीं चलेंगे, तो फिर उपाध्यक्ष रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं उपाध्यक्ष रहता और कोई घोटालेबाज चेयरमैन बनते, जैसा कि हुआ बाद में, तो फिर बदनाम तो हम भी होते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैंने वो उससे उचित समझा कि मुझे अपना पद को त्याग करके टिकारी के भलाई के लिए 1 साल और इसी पैटर्न पे चलना चाहिए टिकारी को, इसलिए मैंने अपने पद का त्याग किया। आपने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन हम लोग को भी विशेष जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि 1 साल तक आपके ही द्वारा बनाए गए जो अध्यक्ष थे वो 1 साल और तक रहे थे, यानी 3 सालों तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो आपके ही द्वारा मतलब चुने गए, समझिए कि अध्यक्षा रहे, तो उनके समय फिर विकास कैसे रुक गया? बताते हैं, सुन लीजिए। विकास उस समय हुआ, लेकिन चूँकि होता क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तर्क करने का अधिनियम के तहत वो अधिकार है कि अगर आप पार्षद हैं तो आपको सवाल करने का अधिकार है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो सवाल का जवाब देगा। क्योंकि मैं बाद में आम पार्षद बन गया था, तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैं आम पार्षद हूँ, मैं भी पार्षद हूँ, और माननीय जो अध्यक्षा जी थी वो सक्षम नहीं थी किसी के जवाब देने में। इसलिए न सही तरीके से तर्क हो पाया, न विकास के एजेंडे पर चर्चा हो पाई, इसलिए विकास काम अवरुद्ध हो गए थे। टिकारी नगर परिषद की तमाम जनता जो है ये जानना चाहती है। मैंने सभी प्रतिनिधियों से उनका एजेंडा जाना, मैं आपसे भी ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर आप टिकारी नगर परिषद के आम जनता के लिए किस प्रकार से कार्य कीजिएगा, आप अपना एजेंडा जनता के सामने रखिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, उसमें कुछ बिंदु पर मैं चर्चा करूँ, क्योंकि भाई घोषणा पत्र काफ़ी लंबा है, 28 बिंदु उसमें दिए गए हैं। तो कुछ मैं उसमें जो मुख्य बातें मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपको। सबसे पहला जो है, शहर को, नगर परिषद क्षेत्र को सफाई में सबसे बेहतर बनाना है। दूसरा मेरा जो है, युवाओं के लिए खास करके जो युवा वर्ग हमारा है, क्योंकि भाई देश युवाओं का है, शहर युवाओं का है, और मुझे सपोर्ट भी युवा लोग करते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो युवाओं के लिए टिकारी क्षेत्र में 2 इंडोर स्टेडियम, 1 बड़ा स्टेडियम, उसके अतिरिक्त कैफ़े का व्यवस्था मैं करूँगा, और बहुत सारे मतलब जिम की व्यवस्था करनी है उनके लिए, बहुत सारी मतलब जो एजेंडा बना है वो है उसमें। इसके अतिरिक्त हर एक गाँव में सोलर प्लांट लगवाऊँगा, हर एक गाँव में सोलर प्लांट, सोलर हब लगाऊँगा। उससे क्या होगा कि जब लाइट कट जाएगा तो फिर भी वो लाइट जलता रहेगा, स्ट्रीट लाइट। उसके लिए क्या सिस्टम है कि एक केबिन बनाना है, और उस केबिन के माध्यम से एक स्विच से एक बार ऑन एक बार ऑफ होगा पूरा लाइट। तो रात में कोई उपद्रवी लोग व चोर लोग कोई तार नहीं काट के चोरी करेगा, ठीक है, लाइट जलता रहेगा, लाइट कटे अथवा न कटे। उसी तरीके से प्रत्येक गांव के मुहाने पे दोनों तरफ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना है, सार्वजनिक स्नान घर का निर्माण करवाना है। इसी तरह का मतलब बहुत सारे एजेंडा हैं। समुदाय भवन की क्या स्थिति? सामुदायिक भवन देखिए, शहर में जो सामुदायिक भवन है, टिकारी में एक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन हमारे कार्यकाल में पास किया गया था, सम्राट अशोक भवन। उसे बनाने का भी जगह हम लोगों ने चयन किया था। यहाँ पे बीच बाज़ार में खच्ची रोड में है, हरिजन टोला के पास, वहीं पर बनाने का प्रयास था, ठीक है, लेकिन वहाँ लोग नहीं बनाए, दूसरी जगह चले गए।
तो अभी तक वो निर्माणाधीन नहीं हुआ है, उसे भी सबसे पहले करवाने का प्रयास मैं करूँगा कि वो बने। इसके अतिरिक्त 3-4 सामुदायिक भवन, और सामुदायिक मतलब गाँव जैसा नहीं, सभी सामुदायिक भवन ऐसा बने ताकि लोग आकर वहाँ शादी ब्याह भी ढंग से कर सकें, जो जिसमें करोड़ों का प्रोजेक्ट बने, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बने और बड़ा उसमें हॉल रहे, ताकि लोग अच्छी तरीके से अपना आके शादी ब्याह करें, कोई ढंग से व्यवस्था करें। एक शहर का मतलब जो रूप है वो देने का मैं प्रयास पूरा तरीके से करूँगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना। नल का जल पहुँचे ना पहुँचे, नल पहुँच गया है लेकिन नल का जल अभी तक नहीं पहुँचा। आप उनके लिए क्या? मैं बता दूँ आपको कि मैंने ये एजेंडा में शामिल कर रखा है। मैंने कहा है कि प्रत्येक घर को समुचित तरीके से नल का पानी मिलेगा। कैसे? बता दूँ आपको, अभी हमारे कार्यकाल में 7 जगह बोरिंग करवाए गए थे, ठीक है, लेकिन बोरिंग जो करवाए गए लेकिन सही तरीके से संचालन उनका नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि 13 वाट के लिए 8 बोरिंग है वो काफ़ी है, क्योंकि एक बोरिंग 7-7.5 HP का मोटर लगा हुआ है और सिस्टम से अगर उसे चलाया जाएगा तो कहीं पानी की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि लगभग ऐसा 70% जो पाइप है वो काट कर पानी नाली में बहाया जा रहा है। इसके लिए न तो नगर निकाय चिंतित है और न सरकार अभी इस पर कोई एक्शन ले रही है। आने वाला समय में जब पानी घोर किल्लत होगी ना तो उसी को रोना पड़ेगा। मैं उसके लिए सबसे पहले करूँगा कि जितना भी लीकेज है वो दुरुस्त करवाना है और प्रत्येक घर को वैसा घर चिन्हित करके जिनको पानी का दिक्कत है। मैं आज छौनी पर का भ्रमण कर रहा था, क्षेत्र भ्रमण करता छौनी पर का घूम रहा था, देखा कि बेचारी एक महिला है, करीब उसके घर करीब 300 मीटर से दूर ज़्यादा होगा, पानी भर रही है चापाकल पर, उसको ढो के बाल्टी से अपने घर ले जा रही है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, आप देखे होंगे, चेली मांझी टोला का था, पूरा गांव में चापाकल सूखा हुआ था, चापाकल नहीं था, नल जगह पानी वहाँ नहीं मिल रहा है और एक बहुत दूर में लगभग 1 किलोमीटर दूर बोरिंग का पानी चल रहा था, मोटर का पानी, और छोटी छोटी बच्ची थी, वो माथा पर ऐसे तसला लेकर आ रही थी और पानी लेकर वहाँ से आ रही थी। सोची स्थिति कितनी भयावह है। तो उसके लिए वो सब मेरा दिमाग में, मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी जगह जाता हूँ ना तो देखता हूँ कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मुझे कैसा फील होता। किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ मैं, कहीं भी, अगर मैं चकमट गया, अगर मैं मकपा गया, अगर मैं बंधु विवाह गया, तो सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं कैसे झेलता। इसी तरह से आप देखिए डुमरसन सड़क की स्थिति, तो पूरे शहर को सबसे बड़ी चीज़ तो चुनौती ये है ना कि मूलभूत समस्या कहीं दूर नहीं हुई अभी तक, ना सड़क है, ना नाली है, ना गली है। तो सबसे पहले ये तो पूरी तरह दुरुस्त करना ही है। उसके बाद एक कैसे खूबसूरत शहर बन सकता है हमारा, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। और मैं ये भी वादा करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो मैंने घोषणा पत्र जारी किया है उसे मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग 5 साल बचा कर रखें, उसे 5 साल बचा कर रखें कि उसमें लगभग जो है योजना मैं उसे 5 साल के अंदर पूरा करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जो भी मैंने योजना लिखा है वो नगरपालिका अधिनियम के तहत है। ये नहीं कि मैं बाघ मार दूंगा, शेर मार दूंगा, स्टेडियम 5 को बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई मेरे पास जो संसाधन है, जो ज़मीन दिख रहा है हमको, जो मकपा फील्ड हमको दिख रहा है कि स्टेडियम के लिए जगह अच्छा है, एक राजकुल फील्ड तो स्टेडियम है ही, कुछ उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो जो रहेगा रियल में उसी पे मैं बात करूँगा। ये नहीं कि चुनावी घोषणा मैं कर दूँ लंबा। ये मुझे एक दोस्त ने पोस्ट में कमेंट किया था कि भैया आपने इतना घोषणा किया है, ये तो विधायक का ही पावर नहीं है इतना करने का। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ उसमें कि सभापति जो पोस्ट होता है या अध्यक्ष या मेयर, वो अपने आप में सरकार होता है। जान लीजिए, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये स्वायत्त संस्था है, नगर निकाय। जिस तरह से विधानसभा, जिस तरह से लोकसभा, उस तरह से ये भी एक विधानसभा है अपने क्षेत्र का। विधानसभा इसको माना जाए बिल्कुल। तो यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारा निर्णय काम करेगा। तो जितना पावर विधायक जी का अपने क्षेत्र में होता है, पूरे क्षेत्र में, उससे अधिक पावर उस बोर्ड का होता है। क्योंकि जितने यहाँ 26 वार्ड पर जीत के आएंगे वो विधायक ही उनका रहेगा, और जो सभापति रहेंगे वो वहाँ के मुख्य पार्षद रहेंगे और उप पार्षद रहेंगे। तो अधिकार इतना ज़्यादा है कि आप चूल निर्णय लीजिएगा सही तरीके से, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं बताओ यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार जब चुनाव जीता था, वाइस चेयरमैन बना था, उपाध्यक्ष बना था, तो पटना गया था मीटिंग में। पटना मीटिंग में तो वहाँ माननीय मंत्री जी थे सुरेश शर्मा जी, और माननीय ये प्रधान सचिव थे वहाँ चैतन्य प्रसाद जी। तो मीटिंग था कृष्ण मेमोरियल हॉल, पूरा कृष्ण मेमोरियल हॉल पूरा फुल था। पूरे उस समय 144 यूएल भी थे पूरे बिहार में। वो सभी लोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मेयर उपाध्यक्ष, मेयर, सभी लोग वहाँ आए हुए थे। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा कि सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर बुरा ना लगे तो।
माननीय मंत्री जी को। पहले संबोधन करने के बाद मैंने बताया कि भाई टिकारी इतना ऐतिहासिक शहर, सब कुछ मतलब बोलने के बाद मैंने कहा कि अगर बुरा लगे तो मैं बात बोलना चाहूँगा। तो बोले मंत्री जी, बोलिए अमित जी। तो मैंने कहा सर मैंने सुना है, जो मेरे पूर्व में प्रतिनिधि यहाँ रह चुके हैं वो कहते हैं कि कोई भी फंड लाने के लिए विभाग को कमीशन देना पड़ता है, उसके बाद फंड आता, तो क्या हम बिना कमीशन काम करेंगे? तो माननीय आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं विभाग से कोई फंड ले आने के लिए कमीशन विभाग को देना पड़ेगा तो आप ईमानदारी की बात कैसे करते हैं? कोई प्रतिनिधि जाकर वहाँ ईमानदारी से काम कैसे कर सकता है? ये मैंने पूरे हॉल में मीटिंग में ये सवाल रखा था। फिर मंत्री जी ने माइक लिया, बोला कि भाई आपका संबोधन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आपने अलग तरीके से टिकारी के बारे में बताया, मुझे इतना नहीं पता था। मैं बताता हूँ कि आप बोर्ड से प्रस्ताव पारित कीजिए और जो भी विकास के लिए चाहिए आप वो आप भेजिए विभाग को, पैसा यहाँ से जाएगा, किसी को घूस कमीशन नहीं देना पड़ेगा। हर कोई कमीशन मांगता है तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कीजिएगा, उसके लिए मैं उस पर एक्शन लूँगा। और भी जैसे बहुत सारे और भी एजेंडा है आपका, छात्रों के लिए क्या सोचें? छात्रों के लिए मैंने बताया ना कि बहुत सारे एजेंडा है। छात्रों के लिए एक ई-लाइब्रेरी के मैंने व्यवस्था करने के लिए बोला है। जो तैयारी कर रहे हैं सेना जाने के लिए, उनके लिए मैंने सोचा है कि जिम की व्यवस्था करवाऊँगा, अच्छी फील्ड की व्यवस्था होगी। मैंने एक और व्यवस्था किया, घोषणा किया है अपने घोषणा पत्र में, RTE के तहत बच्चों को सुलभ तरीके से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना है। वो कैसे बताता हूँ। RTE का मतलब आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के तहत क्या है, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाना है, 25% फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पढ़वाना है, ठीक है। तो लेकिन जितने भी विद्यालय में टिकारी में हैं नहीं होता है, वो नहीं करवाते हैं। तो उसके तहत चूँकि भाई मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर वो आएंगे, तो उनके तहत मैं उनसे वो डिमांड करूँगा कि आपके अंदर कितना RTE के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उसका भाई इससे तो टिकारी के जितने भी विद्यालय हैं सबके पैर पे 25% कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, मतलब स्पष्ट रूप से भाई, हो सकता है कि भाई मेरी बातों से किसी को तकलीफ लग जाए, बिल्कुल तकलीफ लगे, लेकिन स्पष्ट बता रहा हूँ मैं कि जो भी बड़े विद्यालय हैं यहाँ, जो भी बड़े विद्यालय हैं उन सभी को ये दिमाग क्लियर करना चाहिए कि चाहे तो भी मेरा विरोध करें, मुझे न जीतने दें, ठीक है, या फिर अगर मैं जीत के आऊँगा तो भाई ये तो सवाल मैं करूँगा कि आपके यहाँ कितना बच्चे पढ़ रहे हैं RTE के तहत। अब अगर आपने जो जानकारी मुझे उपलब्ध करवाएंगे उसे मैं अपने स्तर के, वो मैंने लिखा है, मैं ई-विंग गठन करूँगा, 5-5 लोगों का टीम बनाऊँगा। महिलाओं के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी मैंने वही लिखा है। एक नागरिक सुविधा के लिए एक नागरिक समिति बनाऊँगा पूरे शहर में, हर एक बात से 5-5 लोग को लूँगा और उसमें फिर उससे माह में मतलब मीटिंग करूँगा। जो भी हो सकता है कि आप वार्ड पार्षद जीत कर आए हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया तो आप मेरा काम नहीं कीजिएगा। तो इसके लिए मैं उस वार्ड के 5 लोगों को एक कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी से मैं फीडबैक लूँगा प्रत्येक महीने कि और क्या दिक्कत है बताइए, उसके तहत भी काम करूँगा, वो एजेंडा में शामिल करूँगा। उसी तरह से ईविंग जो मेरा हमारा रहेगा, ईविंग जो मेरा बनाएंगे, उस जो मैं लिस्ट मुझे जो मिलेगा स्कूल के द्वारा, उसे मैं स्थल निरीक्षण के लिए मैं भेज दूँगा, वेरिफिकेशन का, स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए कि मनीष कुमार के बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं, जाँच करके आओ, ठीक है। जाँच करने के बाद अगर वो सही पाया गया, परसेंटेज उसका निकाल लेना है, क्योंकि सबका तो रजिस्ट्रेशन होता है। अगर वो सही तरीके पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही नहीं पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी होगी और बच्चों को फ्री में पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे मेधावी छात्र हमारे हैं, छात्र छात्राएँ हमारे क्षेत्र के होंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था मैं करूँगा अपने नगर निगम फंड से। चूँकि ये मान लीजिए कि जो मेरा आंतरिक स्रोत है उसे मैं कुछ भी बेहतर कर सकता हूँ, वो क्षमता है नगर निकाय को, अब वो अधिकार में शामिल है, ठीक है। तो RTE के तहत मैं बहुत सारे गरीब बच्चों को सुविधा दिलवाऊंगा कि वो उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। अगर उनके सिस्टम में यह नहीं होगा कि ड्रेस नहीं देना है मुझे या बुक नहीं देना है, होगा शायद, तो उसके लिए मैं अलग व्यवस्था करूँगा फंडिंग का। गरीब बच्चों को ड्रेस ही मिलेगा, विद्यार्थी गरीब बच्चों को बुक्स भी मिलेंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे भी। उसके लिए मैंने एक सोच रखा है कि प्रत्येक वार्ड में अगर 100 बच्चे आते हैं तो उसके लिए क्विज करवाऊँगा और उसमें से 25 बच्चा, मान लीजिए टोटल मिला के हमको 2000 बच्चा देना है और आ गया 5000 बच्चा, तो उसमें 2000 बच्चा छाड़ना पड़ेगा। तो क्विज करवा के 2000 बच्चा उसमें निकालना है कि जो 13 बच्चा उसको गरीब बच्चों को वहाँ डाल दें, ताकि कल हो के जो उसके माता पिता झोपड़ी में रह रहे हैं, अच्छे तरीके से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, वो उसका बच्चा अगर पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाएगा तो उसका भविष्य बेहतर हो सके, ये मैं करूँगा। अगर ओवरऑल कहें अगर, तो टिकारी को पूरे बिहार में अव्वल दर्जे पे लाना है, चूँकि टिकारी ऐतिहासिक शहर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। टिकारी नगर निकाय का गठन हुआ है 1885 ईस्वी में,
बिल्डिंग बनाया गया 95 में, 95 बस समझिए। आज़ादी के पूर्व का यह नगर निकाय है, अंग्रेज के ज़माने का बिल्डिंग बनाया गया। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो कि जो बिल्डिंग की स्थिति थी हमारे पहले वो आप सभी लोग देख रहे हैं। देखे हुए भूत बंगला उसे कहते हैं, जो था कहा जाता था उसे कि वो भूत बंगला है। रंगा वगैरह गया सब। ठीक, उसके बाद मेरे कार्यकाल में बताया गया भाई इस तरह, तो उसे तुरंत रिपेयर करवाया गया, मेंटेन करवाया गया। एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमारे पूर्व के प्रतिनिधि जो भी थे, अगर वो ईमानदार होते, अगर इस शहर के प्रति सचेत होते, तो वह शहर की सूरत अलग होती। हाँ बिल्कुल। आप याद कर लीजिए, टिकारी में राज अस्पताल भी था, जिसका बिल्डिंग तोड़ दिया गया। इंग्लैंड अगर एक देश है, उसकी पहचान क्या है पता है? उसकी पहचान है उसका पुराना भवन, ऐतिहासिक भवन। लेकिन यहाँ टिकारी में वो भवन था। आप किला सुनिश्चित नहीं किए, किला गेट को कभी मरम्मत करने का प्रयास नहीं किए। अब म्यूनसिपैलिटी का जो बिल्डिंग था इतना पुराना, उसे कभी आपने रिपेयर करने का प्रयास नहीं किया। राज्य अस्पताल का जो बिल्डिंग था उसे बचाने का प्रयास नहीं किया क्या? तो कैसे पैकेट में रुपये आए, ये अपने प्रयास हमेशा किया, जो भी रहे हैं। ठीक है, उसके प्रति चूँकि आपको पता है मैंने माननीय हाईकोर्ट में बात भी दायर किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, होगा। ठीक है ना। तो हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर है कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि टिकारी पूरे बिहार में अव्वल दर्जे का नगर निकाय बने। उसके लिए मैंने सोच रखा है कि सबसे पहले सफाई के लिए तो भाई काम करना ही है। बिल्कुल। मैं इस बार दौरा कर रहा हूँ पूरे क्षेत्र का। पहले टिकारी में मात्र 13 वार्ड थे, अब आप 26 वार्ड के नगर परिषद बन चुके हैं हम लोग। ठीक है, और इसके प्रतिनिधि हम भी सभापति पद के भाई उम्मीदवार हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि भाई मुझे आप चुने, चाहे ताकि मैं अच्छा करूँगा। ठीक है, खैर वो भविष्य की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं दौरा कर रहा हूँ, जब पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, चूँकि 26 वार्ड हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए पड़भर पंचायत का कुछ गांव है, पड़भर पंचायत का गांव जिसे टाउन में लिया गया है, बंदूबिगा है, बालापर है, जलालपुर है, कोयरीबिगा है, जलालपुर मांझीटोला है। उसी तरह से आमा गाँव पंचायत का कुछ गाँव है, मकपा है, छठवा पंचायत का कुछ गाँव है। अब चल जाइए काजी बिघा, चिरेली। अब चले जाइए इधर बेड़िया पंचायत कुछ गांव है, चकमठ है, बलजोरी बिघा है, शेरपुरा पंचायत है। ये सब गांव जो स्थिति है, डुमरसन है, ये सब गाँव की स्थिति है इतनी नारकीय है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं यहाँ पर अगर सवाल उठा दूँगा अगर आपको कि बिहार सरकार भी इसमें अगर कहें तो वही नाकामी कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है। बिल्कुल। इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इस बिहार सरकार की इसमें नाकामी दिख रही है। पदाधिकारी लोग आते हैं, लाओ में उद्घाटन करवाया गया 7 निश्चय का। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर से उड़ कर आए। ठीक है, और लाओ को सजा दिया गया, एक एक घर को सजा दिया गया, आवास दे दिया गया, शौचालय दे दिया गया, नल जल का पानी दे दिया गया, सड़क बना दिया गया, गली बना दिया गया, नाली बना दिया गया। ठीक है, और वहीं उतारा गया उनको। तो उनका कोई गलती नहीं है, स्थानीय प्रतिनिधि और पदाधिकारियों की गलती है कि उन्हें वैसा जगह ही दिखाया गया जहां उनको देखकर गुस्सा ना आए। और ये भी तो हो सकता है कि वहाँ डेवलप कर दिया गया आने की जब खबर हुई तो वही बोल रहा ना, उनको आने से पहले बनाया गया उसको कि भाई हम पूरे तरह से इस तरह से काम करेंगे। अब बताइए, तो मैं पूछता हूँ क्या डुमरसन बिहार से बाहर है? डुमरसन सड़क जो है क्या बिहार से बाहर है? एक बच्चे की देहांत भी हो गई एक्सीडेंट। हाँ, चकमठ गाँव क्या बिहार से बाहर है? बंदुबिया गाँव क्या बिहार से बाहर है? आप देख लीजिए, पूरे क्षेत्र का बात मैं कर रहा हूँ। कल तक जो प्रतिनिधि इसे विस्तार का विरोध कर रहे थे, नगर निकाय के विस्तार का विरोध कर रहे थे, आज वो घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं। आम जनता को समझना चाहिए कि कौन प्रतिनिधि मेरा है और मेरे लिए सोचता है और कौन मुझे बेवकूफ़ बनाता है। वो चाहता था कि मैं ये सब मुट्ठी का बना कर रखूँ। मैं आपको बता दूँ आपको मनीष जी कि आज के पूर्व भी टिकारी को 2 बार प्रस्ताव के लिए आया था विभाग से विस्तारीकरण के लिए, पता है, लेकिन दोनों बार खारिज करके भेज दिया गया कि मैं इस शहर का विस्तार नहीं करूँगा। क्यों? उस शहर हमारे मुट्ठी में रहे, गरीब में रहे, किसी के खानदान के गरीब में रहे। और वो जो लोग विरोध कर रहे थे कल कि भाई इस शहर को विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए, आज वही लोग गांव गांव घूम के वोट मांग रहे हैं कि मैं बहुत विकास पुरुष हूँ, मुझे वोट दे दीजिए। तो मैं उस गांव वाले से भी अपील करना चाहूँगा कि आपको परखने की आवश्यकता है। आप परखिए कि आपके लिए बेहतर कौन है, सोचता कौन है आपके लिए, उसके बाद वोट करें। मैं नहीं कहता कि आप मुझे मत दे दीजिए,
मत आपका है, वोट आपका है, आप खुद स्वयं सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए। आपके पास भगवान ने दिमाग दिया है, 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, कान है, सब कुछ आपके पास। तो आप खुद सोचिए, खुद समझिए, और लगता है कि जो बेहतर है उसको अपना आप मतदान कीजिए। अब मैं पॉइंट बताऊँ भाई, देख रहा था जब मैं दौरा कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ बंधु बीघा, काजी बीघा, कोरी बीघा, जालपुर मांझी टोला, चेली मांझी टोला, पसी टोला, चेली पसी टोला, चौधरी टोला, सो बंद चल रही चकमठ, इधर आप बलजौरी बीघा देख लीजिए, डुमरसन देख लीजिए, सलेमपुर, बैत बीघा, मकपा देख लीजिए, अब देख लीजिए उधर शेरपुरा पे होता। इतनी बदतर स्थिति है कि मैं अगर मतलब खुद में शर्म आता कि हम इस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं। इतनी बदतर स्थिति है, बस से बदतर स्थिति। मैं बता दूंगा कि अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, कैसे वो घर से शहर में आएगा, उसे लेकर ये मुश्किल है। क्या वहाँ प्रतिनिधि को नहीं थे पहले? कोई तो थी। जो योजना चलाई जाती है पूरे राज्य में, पूरे शहर में, पूरे देश में, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर तरीके से चलाई जाती है। नल जल योजना पूरे देश के लिए था, पूरे बिहार के लिए था। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत के लिए था। गली सड़क और गली का निश्चय योजना पूरे बिहार के लिए था। तो भाई आखिर उस गाँव में काम क्यों नहीं हुए, इसका जवाब लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं जब दौरा कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि चलने की भी स्थिति बहुत ख़राब है, चलने लायक भी नहीं है, खासकर गरीब गांव। एक बात तो मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पे सरकार की योजनाओं को प्रतिनिधि को चाहिए, कोई प्रतिनिधि, मैं भी हूँ या कोई भी हो, प्रतिनिधि को चाहिए कि उसे धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करें। खासकर वैसे लोगों के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, जिन्हें समाज में जोड़ने की आवश्यकता है, जिनको समाज से लिंक करने की आवश्यकता है, उसे जोड़कर उसे एक धारा देने की आवश्यकता है, उन सभी को लोग पता है क्या किए? सो मुर्गा और दारू के चक्कर में वोट लेकर उसे समाज से और दूर काट दिए। मैं कहता हूँ इसमें कहीं ना कहीं जनता भी तो दोषी है। बिल्कुल। तो जनता को दोषी बनाया कौन? मैं भी तो प्रतिनिधि हूँ, मैं भी तो खुलेआम बोलता हूँ कि मैं न दारू दूंगा ना पैसा दूंगा। क्यों बोलता हूँ? रिजल्ट सामने आएगा, अगर पब्लिक चाहेगी तो हमें वोट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मैं वोट के लिए आपको शराब पिलाकर, अवैध रूप से जो बिक रहा है, शराब पिलाकर आपको मति को मैं भ्रष्ट कर दूं और आपका वोट मैं ले लूं, तो क्या मैं ईमानदार हूं? इसका मतलब मैं आपको दिमाग खराब करके आपके मत का, आपके अधिकार का मैंने हनन कर लिया। ये मुझे पसंद नहीं। मुझे वही वोट चाहिए जो दिमाग खोल कर, सोच कर, समझ कर और पहचान कर वोट करें। लगता है कि हाँ धन्नू सही है, अमित कुमार सही है, तो मुझे उसका मत चाहिए। और जिनके लिए मैं बुरा हूँ वो मुझे मत ना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतूँ हारूँ वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वही काम करूँगा। अगर कल कोई कहेगा कि मुझे भाई मेरा 3 तल्ला बिल्डिंग है, मुझे आवास पास कर दीजिए, तो मुझसे नहीं होगा। अगर वो कोई कहेगा भाई कोई पैसा वाला व्यक्ति उसका राशन कार्ड में साइन कर दीजिए, तो मुझसे नहीं होगा। जो उचित होगा, जो गरीबों के लिए काम होगा, जो मजदूरों के लिए जो काम होना चाहिए, जो ज़रूरतमंदों के लिए काम होगा, वो काम मैं करूँगा और मरते दम तक करूँगा। मैं पद पर रहूँ अथवा ना रहूँ। आपको याद होगा कोरोना काल का समय था, आप कोई दूर का नहीं है मनीष जी, बिल्कुल। आपको भी याद होगा, आज लोग नोट का गड्डी का बंडल लेकर घूम रहे हैं इस चुनावी समर में। ठीक है, आज लोग बरसाती बेग मार रहे हैं। ठीक है, कितना रुपये लेगा? 100 रुपया बांट रहे हैं। उस समय कहाँ थे उनके रुपया, जिस समय कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम था। आप बताइए किसी जो प्रतिनिधि आज दौड़ रहे हैं रुपया लेकर आपके सामने, मुर्गा खा लो, शराब पी लो और पैसा ले लो, क्या भी उन्होंने सोचा कि हम 5 किलो किसी के अनाज पहुँचाएं? तो क्या उस समय वो नेता नहीं थे? बिल्कुल थे। इसका मतलब वो इन्वेस्टर हैं। पब्लिक को समझने की आवश्यकता कि इन्वेस्टर कौन है और नेता कौन है। नेता वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ तागा पर रख के पब्लिक के लिए काम करे। सही बात है। राजा हो या प्रतिनिधि हो, अपने हित के लिए जो सोचा वो कभी हो नहीं सकता है। बिल्कुल, आम पब्लिक के लिए जो सोचा वही राजनेता हो सकता है। और मैं भाई शुरू से हमारा सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा हूँ। चुनाव अपने जगह पर है। मैं बता दूँ आपको, आज मैं अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से बात कर रहा था, हमारे घर पे आए हुए थे, तब बताया कि भाई का तबीयत खराब था, वो था। हम बोले सबसे पहले उसको इलाज करवाओ। इलाज इसलिए करवाओ, आप देखते होंगे मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, शुरू से ये सब मैं रुचि लेता रहा हूँ। अपना ब्लड भी मैंने कितने लोगों को दिया है। एक दीवार मैंने बना रखा है अपने अंदर। ये बात बोलना मतलब वो सब लोग नहीं बोलेंगे। एक दीवार मैंने अपने अंदर बना रखा है। एक दीवार के एक तरफ सामाजिक कार्य है और एक दीवार के दूसरी तरफ राजनीतिक कार्य।
तो मैं जब सामाजिक कार्य करता हूँ तो कभी भी राजनीतिक चर्चा में उसकी चर्चा नहीं करता हूँ, है ना, उसे जोड़ता हूँ कि मैंने ये किया इसलिए मुझे वोट दे दीजिए, मैंने मंदिर का निर्माण किया इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। नहीं, वो सामाजिक कार्य है, हर एक सामाजिक व्यक्ति को करना चाहिए। मैंने राजनीतिक कार्य के तहत जो भी काम किया है, मैंने कहा कि अगर मैंने सफाई में अच्छा हासिल किया है, शहर को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, तो मुझे वोट करें। सामाजिक कार्य को अगर राजनीतिक कार्य से मुझे मत जोड़ के चलिए। मेरे अंदर खुद दीवार खड़ा है, वो अलग है, वो सामाजिक एजेंडा अलग है। एक सामाजिक मैं प्राणी हूँ, मैं समाज में रहता हूँ इसलिए सामाजिक कार्य करता हूँ, और राजनीतिक प्राणी इसलिए हूँ, राजनीतिक काम करता हूँ इसलिए राजनीतिक काम के लिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। ये थे हमारे साथ अमित वर्मा उर्फ धन्नू जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कभी भी मैं किसी से के सामने अगर मैं जाता हूं तो ये नहीं कहता हूं कि मैं मुर्गा या दारू या कुछ मैं दे रहा हूं, इसके बदले मुझे वोट करो। आपके पास दिमाग है, कॉमन सेंस है, आप अच्छे प्रतिनिधि को दीजिए, मतदान कीजिए, और वैसे व्यक्ति को मतदान कीजिए जो आपके समाज के हित के लिए सोच सके, आपके लिए विकास के लिए सोच सके। साथ ही इन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए जो कार्य किया उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से 2.5 लाख रुपया स्वच्छता के नाम पे म्यूनसिपैलिटी में जब आया करता था, उतने ही पैसे से मैंने टिकारी नगर पंचायत को स्वच्छ बनाने का भरसक प्रयास किया और स्वच्छ रखा भी। यहाँ तक कि जो लोग लापरवाही बरतते थे उनके घर भी जाकर उन्हें समझाने का भी प्रयास करता था। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बात इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें आवास तक के मुहैया भी मैंने करवाया है। म्यूनसिपैलिटी जो एक राजा महाराजा के युग का है, उस म्यूनसिपैलिटी को भी दरकिनार कर दिया गया था, कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया था। मेरे उपाध्यक्ष पद पर रहने के दौरान इस म्यूनसिपैलिटी को सौंदर्यीकरण किया गया। लेकिन आज मैं जब भी लोगों के बीच जा रहा हूं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि अच्छे प्रतिनिधि को वोट दीजिए, चाहे आप जिसे दें, लेकिन अच्छे प्रतिनिधि को वोट दीजिए। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि अभी जब से नगर पंचायत के बाद नगर परिषद बने हैं, कुछ गांव जो आए हैं, उसकी स्थिति देख के मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह जा रहा हूं कि कैसे उस क्षेत्र के प्रतिनिधि ने विकास के कार्य किए। न सड़क है, न मूलभूत सुविधा है, किस प्रकार से उन क्षेत्रों का विकास किया गया था प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन यदि मैं चुनाव जीत जाता हूं तो उन क्षेत्रों को पहली प्राथमिकता दूंगा कि उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जो है वो दिया जा सके। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।